तो कुछ ही दिनों में मार्वल ज़ॉम्बीज रिलीज होने वाला है और मैंने सोचा कि ठीक है, जो एनिमेटेड शो है वो तो सभी लोग देख लेंगे, लेकिन इसके अलावा जिस चीज के ऊपर ये एक्चुअली बेस्ड है उसका क्या। मैं बात कर रहा हूँ मार्वल ज़ॉम्बीज की कॉमिक बुक्स की, जो काफी टाइम पहले आई थी और इसको हालांकि हम लोगों ने अलग से कवर किया हुआ है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा कैजुअली बात करी जाए, जिससे तुम लोग को मार्वल ज़ॉम्बीज की कहानी भी पता चले और तुमको ये भी समझ में आए कि हीरोज जिनको हम लोग इतना पसंद करते हैं, जब वो अपने लस्सन पने पे उतर आए तो फिर क्या कुछ नहीं हो सकता। तो शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एक्चुअली में कैनन इवेंट नहीं है, मतलब ये ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस की कहानी है और दो मार्वल ज़ॉम्बीज की इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइंस है, जिसमें से एक 2004-5 के आसपास आई थी और एक रिसेंटली 2019 में आई है। तो दोनों के टेक्स्ट थोड़े थोड़े डिफरेंट है, दोनों को मैं बताना शुरू करता हूं। स्टार्टिंग ऑफ विद 2004, ये अलग अलग पार्ट्स में रिलीज हुई थी और इसके क्या ना बहुत सारे इवेंट्स आगे पीछे हैं, तो मैं तुमको सब एक साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हमको दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क शहर के आसमान में एकदम लाइटनिंग सा फ्लैश हुआ और कुछ आकर के गिरा। एवेंजर्स उसको इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच सेंट्री का एक ज़ॉम्बीफाइड वर्जन आ गिरा है और जब वो लोग उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली, मतलब एक नॉर्मल सेंट्री को रोकना नियर इम्पॉसिबल टास्क है, तो फिर एक ज़ॉम्बीफाइड सेंट्री तो कोई नहीं बच पाता। वो बेसिकली एक सुपर हीरो, मतलब कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट विच और उसके अलावा बहुत सारे जो भी उसके साथ होते हैं सबको ज़ॉम्बी बना देता है और फिर एक बार वो ज़ॉम्बी बनते हैं तो दूसरों को काटना शुरू कर देते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है स्पाइडरमैन, जो काफी घबराया, हैरान, परेशान अपने अपार्टमेंट में घुसता है। वहां पर एमजे और आंट में मिलते हैं उसको। वो उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो? कहते हैं हाँ हम तो ठीक है, लेकिन टीवी पे जो चल रहा है मैं उससे बहुत परेशान हूँ। पीटर कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि हम लोग को यहाँ से भाग निकलना चाहिए, हालांकि मुझे किसी ने काट लिया है। और आंट में उसके लिए कुछ बैंडेजेस वगैरह ढूंढने जाती है। इतने में पीटर ज़ॉम्बी बनता है, एमजे को काटता है, आंट में आती है उनको काट लेता है। नोवा वहां पे पहुंचता है तो उसको दिखता है कि पीटर पार्कर मतलब स्पाइडरमैन जो है वो एमजे के ब्रेन को कंज्यूम कर रहा है। एंड इट वाज डार्क एज शिट भाई, मतलब वो पूरा का पूरा मोमेंट इतना ज्यादा ऑसमली डार्क था कि मैं क्या बताऊं। मतलब तुम स्पाइडरमैन या किसी भी सुपर हीरो को ना इस वे में इमेजिन नहीं करोगे जैसा तुम आगे सुनने और देखने वाले हो। तो स्पाइडरमैन नोवा को देखता है, उसके पीछे लग जाता है। नोवा जो है वो उसको रोकने की कोशिश करता है, तब डेयरडेविल आकर उससे कहता है कि तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो स्पाइडरमैन डेयरडेविल को ही काट लेता है। तो डेयरडेविल ज़ॉम्बी बन गया। नोवा फिर वहां से भी भाग निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ मैग्नीटो की कहानी थोड़ी अलग है। वो अर्थ से बहुत दूर एक एस्ट्रॉइड पे है जिसका नाम है एस्ट्रॉइड एम। उसने पूरी की पूरी आउटब्रेक देख ली है और वो अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है, पता नहीं क्यों। तो वो कहता है कि मुझे जमीन पे जाना है और लोगों की जान बचानी है। तो वो अपने सेफ हेवन, जहां पर वो एकदम सुरक्षित प्रोटेक्टेड था, वहां से अर्थ पे पहुंच जाता है। भाई जब अर्थ सेफ थी तो तुमको उसको अनसेफ बनाना था, अब अनसेफ बन चुकी है तो तुमको उस पर जा करके अपने आप को मरवा। कौन है ये आदमी? खैर, तो स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, डेयरडेविल और इसके अलावा बाकी बहुत सारे सुपर हीरोज जो है वो अब इन्फेक्ट हो चुके हैं और वो दुनिया के लोगों को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सेवियर मैंशन पे अलग बैटल चल रही है, वहां पर वोल्वरीन और बाकी जितने भी म्यूटेंट्स हैं वो उस आउटब्रेक का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। तब वहां पर मैग्नीटो आगे पहुंचता है और उनको कहता है कि भाई ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ी आउटब्रेक है, ये ग्लोबल बन चुकी है। प्रोफेसर एक्सेवियर को कोई खा गया, लेकिन इन लोग के पास फुर्सत नहीं है कि वो उस बात पर भी ध्यान दे पाए। फिर हमको दिखाया जाता है कि जो बचे हुए सुपर हीरोज हैं उनको निक फ्यूरी ने हेली कैरियर पे बुलाया हुआ है और वो सब मिलकर के एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार करना क्या है। तो टोनी स्टार्क को निक फ्यूरी कहता है कि तुम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करो जो इस पूरी चीज का क्योर ढूंढ पाए। इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बैक्स्टर बिल्डिंग में फैंटास्टिक फोर जो है वो अपने बच्चों को खो चुके हैं। ये करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल थी शी हल्क, जो कि एक टाइम पे फैंटास्टिक फोर की ही मेंबर थी। तो उसने जाकर के उनके बच्चों को खाया। इस बात से सूजन बहुत गुस्सा खाती है और वो उसका दिमाग ही एक्सप्लोड कर देती है, मतलब जब फड़ाक अपने फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करके। और ये वाला मूवमेंट ना एक्चुअली ये भी बताता है कि सूजन कितनी ज्यादा शक्तिशाली है। इफ शी चूजेस टू बी, तो सिर्फ वो गैलेक्टस को धक्का नहीं बल्कि उसका दिमाग को भी एक्सप्लोड करवा सकती है। लेकिन उसके बाद वाला मूवमेंट थोड़ा खतरनाक है, लेकिन रीड रिचर्ड से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। बिकॉज सूजन जब रीड को ढूंढते हुए उसकी लैब में जाती है तो हम देखते हैं कि वो किसी दूसरे अल्फा फ्लाइट करके सुपर हीरोज होते हैं कैनेडियन, इनकी बॉडी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुके थे। तो सूजन को वो बताता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेक्स्ट स्टेप इन एवोल्यूशन है, क्योंकि ना तो ये बीमार पड़ते हैं ना ये सांस पे इतना फोकस करते हैं, बस इनको एक ही चीज की जरूरत है और वो है जिंदा मांस। और अगर वो इस चीज पे कंट्रोल पा लेंगे ना तो फिर ये एकदम नेक्स्ट स्टेप ऑफ एवोल्यूशन होगा ह्यूमन बींग्स पे। सूजन ये देखकर काफी घबराती है और रीड को थोड़ा सा डांट वांट के निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है एक और डार्क मोमेंट। ब्लैक पैंथर मतलब तचाला और हैंक पिम जो कि जाइंट मैन है, ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो उसको जाइंट मैन कहता है कि मेरे साथ थोड़ा नीचे तक चलना। तचाला उसको कहता है तेरे को भी किसी ने काट लिया। ये देखते ही जाइंट मैन अपनी बॉडी को बड़ी करता है और तचाला को वहीं पकड़ के बेहोश कर देता है अपने हाथों में और उसको कहता है देख
मैं चाहता नहीं था, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है कि जिस तरह से सुपर हीरोज और बाकी लोग ह्यूमन मीट को कंज्यूम करते जा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद इनके पास खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए मैं तेरे को अपना खाना बचा के रखूंगा। और वो उसको पकड़ के लेके जाता है नीचे कहीं गुफा वुफा में, अपनी लैब रहती है वहां पे। अब इधर जो बाकी फैंटास्टिक 3 हैं वो रीड को कन्फ्रंट करते हैं कि भाई तू कर क्या रहा है, तेरा हमारे को तेरे इरादे समझ में नहीं आ रहे। तो रीड कहता है देखो इरादे विरादे कुछ नहीं है, ये इवोल्यूशन का अगला स्टेप है और तुम लोग मुझे रोकना तो दूर की बात है, मेरा साथ दोगे क्योंकि मैंने तुमको इन्फेक्ट कर दिया है। वो जो तुम्हारे शरीर पे छोटे छोटे प्रिक्स है ना, इसका मतलब ये है कि यू गाइज आर इन्फेक्टेड। और उसके कुछ ही देर बाद वो तीनों ज़ॉम्बीज बन के रीड को काट लेते हैं, जो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर हेलिकैरियर पे हम लोग देखते हैं कि निक फ्यूरी ने जो टोनी स्टार्क को काम दिया था वो उस पे अपडेट लेने जाता है। तो टोनी उसको बताता है कि वो किसी सूट या किसी क्योर पे काम नहीं कर रहा, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो हो रहा है ये क्योरेबल नहीं है। इसी वजह से उसने एक टेलीपोर्टर क्रिएट किया है जिससे जितने भी सर्वाइवर्स हैं उनको एक दूसरे डायमेंशन में भेजा जाए। ये सुनकर निक फ्यूरी काफी खुश होता है क्योंकि उसको भी समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन तभी फैंटास्टिक फोर उस जगह को इन्वेड कर देते हैं, वहां पर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं क्योंकि टोनी ने रीड को उसका प्लान बता दिया था। उसको थोड़ी ना पता था कि इतना हरामी निकलेगा। मैंने बताया था ना तुम्हारे फेवरेट सुपर हीरोज विल डू शिट दैट यू नेवर इमेजिन्ड बिफोर। तो ये सब लोग वहां पे पहुंचते हैं, टोनी स्टार्क को काट लेते हैं। निक फ्यूरी जैसे तैसे करके बाकी सुपर हीरोज को एक कोने में लेके जाता है दूसरे पैनिक रूम में, और थॉर से कहता है देख भाई अब हम सब लोग नहीं बचने वाले, तो एक काम कर कम से कम इस टेलीपोर्टर को तोड़ दे ताकि ये लोग इसी डिमेंशन में फंस के रह जाए। तो थॉर अपना हैमर उस पे मारता है। आई डोंट थिंक ये म्योनर था बाय द वे, बट फिर भी वो उससे तोड़ देता है। नाउ थॉर का जो हैमर है ना, इसको लेकर भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी आगे, वो मैं तुम लोग को बताऊंगा। तो थॉर अपने हैमर से इस टेलीपोर्टर को तोड़ता है और फिर हमको अगला सीन दिखाया जाता है तचाला का, जिसको हैंक पिम कंज्यूम कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर वास्प आ पहुंचती है। वास्प कहती है कि तू अकेले अकेले इसको खाने की प्लानिंग कर रहा है, मेरे को पहले से ही पता था। तो हैंक पिम उसको एक चांटा मार के दूर फेंकता है। अब जब वो बाहर निकलता है तो इनको पता चलता है कि यहाँ पे सिल्वर सर्फर आ गया है। मतलब सिल्वर सर्फर अनाउंस करता है कि गैलेक्टस आने वाला है। ये सारे के सारे सुपर हीरोज उसी पे टूट पड़ते हैं कि भाई तू हमारा खाना है। सिल्वर सर्फर जैसे तैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे तो भी करके वो लोग स्लोली उसको ओवरवेल्म करते हैं और उसको भी निपटा देते हैं। और हाँ, इसी प्रोसेस में थॉर अपना हैमर भी तोड़ देता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि म्योनर वील्ड नहीं करता, मतलब पहले किया करता था, बट वंस ही बिकेम अ ज़ॉम्बी तो उसने कोई भी रैंडम हथौड़ा उठा लिया जो कि सिल्वर सर्फर पे टूट जाता है। अब सिल्वर सर्फर को खाने के बाद इन सारे सुपर हीरोज में वो पावर कॉस्मिक होता है ना, जिससे गैलेक्टस को अपनी शक्तियां मिलती हैं, उसका एक छोटा सा सैंपल आ जाता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो इनको लगता है कि यार अब हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर दूसरी तरफ हम लोग तचाला को देखते हैं, जो जैसे तैसे ऐसे करके बाहर निकल आया है। उसका एक पैर एक हाथ जा चुका है, मतलब हैंक पिम ने खा लिया था। और वो ना उसको बेसिकली बस इसीलिए रखा हुआ था ताकि वो उसको जान से ना मारे। मतलब वो उसको आईवी सलाइन वगैरह लगा रहा था ताकि तचाला जिंदा रहे और उसके एक एक पार्ट को वो खाते जाए, क्योंकि अगर आपने एक बार में मार दिया तो बॉडी सड़ने लगती है। तो इसीलिए वो उसके एक एक पार्ट को खा रहा था। यू अंडरस्टैंड हाउ डार्क दैट इज। तो तचाला वहां से बाहर निकलता है, तब उसको एक्कोलाइट्स मिलते हैं। एक्कोलाइट्स एक्चुअली में वो ग्रुप है जो एस्ट्रॉइड एम पे मैग्नीटो के साथ था, और अब क्योंकि मैग्नीटो नीचे आकर के खत्म हो गया, हालांकि उसने काफी अच्छी फाइट दी इन लोगों को, लेकिन क्योंकि नाउ ही इज डेड तो एक्कोलाइट्स आते हैं उसको ढूंढने के लिए। उनको मिलता है तचाला, जो कि वास्प की गर्दन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि उसने वास्प के बाकी शरीर को खत्म कर दिया, तो वो उसके बस ऐसे पकड़ के लटकाया हुआ। और यहाँ पर ना एक चीज और भी रिवील करी जाती है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वास्प जो है उसको अभी भी भूख लग रही है। वो कहती है कि मैं जब तक कुछ खाऊंगी नहीं मेरा पेट नहीं भरेगा। तो तचाला उसको कहता है कि तेरे पास पेट है नहीं, तो सिर्फ सिर है, जिसका मतलब ये है कि इनकी जो हंगर वाली फीलिंग है ना वो साइकोलॉजिकल होती है। मतलब किसी को खा के इनका पेट नहीं भरता, वो बस इनको साइकोलॉजिकली वो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो तचाला उसको कहता है कि अगर तुम अपनी हंगर पे थोड़ा सा भी कंट्रोल करोगे तो ये साइकोलॉजिकल चीज थोड़े टाइम में सबसाइड हो जाएगी। जब वो एक्कोलाइट्स आते हैं तो उनसे थोड़ी बहुत बहसबाजी होती है, बट ग्रेजुअली दे अंडरस्टैंड कि तचाला उनकी मदद ही कर रहा है। अब तचाला और बाकी के एक्कोलाइट्स पहुंच जाते हैं एस्ट्रॉइड एम पे, लेकिन अर्थ पे आ चुका है गैलेक्टस। गैलेक्टस के आते ही सारे के सारे सुपर हीरोज बौखला जाते हैं और वो गैलेक्टस पे पहले अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारों को खत्म कर देता है। अब गैलेक्टस कुछ टाइम वाली वार्निंग देके निकल गया, जो उसका हमेशा का प्लान होता है। तो ये एक डिवाइस बनाते हैं गैलेक्टस का सामना करने के लिए। और उसी बीच हमको स्पाइडरमैन और ल्यूक केज के बीच में एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां स्पाइडरमैन को थोड़ा बहुत गिल्ट होता है अपने अंदर की जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो गलत है। वो अपने आप को खुद शीशे में नहीं देख सकता, इसीलिए पूरा टाइम मास्क पहन के रखता है। और जब गैलेक्टस आता है फाइनली इनसे लड़ाई होती है, ये गैलेक्टस को हरा करके उसको कंज्यूम कर लेते हैं। और अब इनके अंदर गैलेक्टस की शक्ति आ चुकी है, मतलब ये कॉस्मिक लेवल पे पावरफुल हो चुके हैं। तो अब इतनी शक्तियां हैं और अर्थ पे कोई खाना बचा नहीं है, तो इसका मतलब अब निकल पड़ते हैं बाकी के प्लैनेट्स को कंज्यूम करने के लिए। तचाला अपने एक्कोलाइट्स के साथ 5 साल बाद आता है इस दुनिया में और उसको समझ में आता है कि सारे ज़ॉम्बीज जा चुके हैं।
तो वो लोग मिलकर के एक न्यू वकांडा एस्टैब्लिश करते हैं। अब इसके बाद 15-20 साल की टाइम जंप है और हमको दिखाया जाता है कि जितने भी एवेंजर्स है ना, ये पूरे के पूरे यूनिवर्स को इन्फेक्ट कर चुके हैं। मतलब इन्होंने प्लैनेट्स खत्म कर दिए और सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनके पास सुपर पावर्स है। जैसे थानोस भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, इसके अलावा बहुत सारे क्रीक के ग्लैडिएटर वगैरह ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो थानोस जो है वो कहता है कि यार मेरे को तो और भूख लग रही है, अब क्या करेंगे। हल्क कहता है मुझे तुझसे ज्यादा भूख लग रही है। इन दोनों के बीच में बहसबाजी होती है। हल्क उसको ऐसे करके स्लैप मारता है और उसका पूरा चेहरा पिचका के रख देता है। तो तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे थानोस और हल्क के बीच में जो पावर स्केलिंग है वो कितनी मतलब हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है यहाँ पे। खैर, तो अब इतने साल बीत चुके हैं, इन्होंने पूरे यूनिवर्स के जितने भी प्लैनेट्स थे वो खत्म कर दिए। इनके पास अब इस यूनिवर्स में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो ये कहते हैं काम करते हैं, अर्थ पे चलते हैं, वहां एक टेलीपोर्टर था, वो टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करेंगे और पहुंच जाएंगे किसी दूसरे डायमेंशन को खाने के लिए। तो जब ये अर्थ पे आते हैं तो इनको पता चलता है अरे ब्लैक पैंथर ने तो न्यू वकांडा बना के रखा हुआ है। इधर न्यू वकांडा का सीन कुछ अलग ही है। क्या हुआ कि ब्लैक पैंथर अब बूढ़ा हो चुका है। जैसे इनको वॉस्प का सिर मिला था ना, वैसे हॉकाई का भी मिल जाता है। तो वॉस्प ने अपनी क्रेविंग पे पूरी तरह से काबू पा लिया और अब वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है। मतलब अगर उसकी शक्ल ज़ॉम्बी जैसी ना हो तो शी इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन तचाला के साथ में ना वो पूरी एक्कोलाइट्स वाली पॉलिटिक्स चल रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि तचाला बूढ़ा हो चुका है और एक्कोलाइट्स का जो नया लीडर है मैल्कम, उसको इस पूरी चीज को टेक ओवर करना है। तो क्या करता है कि अपने एक आदमी भेज के तचाला को मरवाने की कोशिश करता है। तचाला ऑलमोस्ट मर ही रहा होता है, लेकिन वास्प आती है, उसको काट करके ज़ॉम्बी बना देती है। अब इसका मतलब यह है कि वो भी कभी मर नहीं सकता। तो तचाला ने वास्प के साथ अपने आप को एक चेम्बर टाइप की जगह पे बंद कर लिया कुछ दिनों के लिए, ताकि उसकी हंगर वाली जो क्रेविंग है वो पूरी तरह से सैशिएट हो जाए और उसके बाद किसी ह्यूमन बीइंग के आसपास आने पर भी उसको वो क्रेविंग ना हो। तो ये सारी चीजों के बाद तचाला जब बाहर निकलता है तो उसको कहा जाता है देखो भाई, इस पूरी जगह को न्यू वकांडा जो तुमने बनाया था इसको एक्कोलाइट्स ने टेक ओवर कर लिया है और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहां से निकल के एस्ट्रॉइड एम पहुंच जाओ। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि यहां पर आए ही क्यों पहली बात। तो तचाला वहां से जा ही रहा होता है कि तब ये ज़ॉम्बी सुपर हीरोज, बोलना पता नहीं इनको ठीक रहेगा कि नहीं, ये सब लोग आकर के वहां पे धमाका बोल देते हैं। इनकी आपस में फाइट शुरू होती है। तो पता चलता है कि तचाला ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी थी जो कि ऐसे डोम टाइप के स्ट्रक्चर में इनको बचा के रख ले। तो अपने हेडक्वार्टर्स जाते हैं, वहां से कोई डिवाइस लेके आते हैं, फिर इन लोग की फाइट होती है। पता चलता है कि तचाला का जो बेटा तचाना था उसको भी एक्कोलाइट्स ने मरवाया था। तो तचाला ने क्या किया कि उनको कैप्टन अमेरिका के ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट मिल गया। फिर वो ब्रेन का टुकड़ा उठा करके उन्होंने तचाला के बेटे की बॉडी में डाला एंड नाउ ही इज आधा कैप्टन अमेरिका आधा तचाला। मतलब वो कुछ भी जैसे बिगड़ी मशीन होती है ना, वो है वो। तो बस इन लोग के आपस में फाइट शुरू हो जाती है। हैंक पिम जो है वो ऑलमोस्ट इन लोग को मार ही रहा होता है। तब उसको रियलाइजेशन होता है यार कि मुझे भूख तो लग नहीं रही। मतलब इतना लंबा टाइम बीत चुका है कि उन्होंने किसी पे फीड नहीं किया और उन सब लोगों की हंगर इन अ वे सबसाइड हो चुकी है। तो फिर वो लोग कहते हैं चलो ठीक है, अब हमको लड़ाई नहीं करनी है, सब लोग हंसी खुशी मजे में। लेकिन वो जो एक्कोलाइट्स का लीडर मैल्कम था ना, वो उनको एक कमरे में झांसा देके पहुंचाता है और उस टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके इन सबको टेलीपोर्ट कर देता है। अब मजे की बात यह है कि सब लोग एक साथ टेलीपोर्ट नहीं होते। स्पाइडरमैन एक्चुअली उसी सेम अर्थ पे है, बस फर्क यह है कि वो टाइम में पहले पहुंच गया है। मतलब अभी तक यहाँ पे वो ज़ॉम्बी वायरस का आउटब्रेक नहीं हुआ। तो वो जैसे अपने वेब्स को छोड़ने की कोशिश करता है, उसके हाथ की आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं और वो उनसे झूलता है। मैं बता, इट इज लाइक रियली गुड, तुम खुद देख लो ना भाई। खैर, तो वो देखता है कि सिनेस्टर 6 वहां पर अटैक कर रहे हैं, तो वो पहुंच जाता है उनको रोकने के लिए। अब असली स्पाइडरमैन भी उस फाइट में है और ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन भी। जब वो देखता है इतने सारे ह्यूमन बीइंग्स को एक साथ, तो उसकी भूख एक बार फिर से जागती है और वो एक एक को बहुत ही ब्रूटली मार के खाना शुरू कर देता है। ये देखकर सैंडमैन वहां से भागता है। वो देखता है कि स्पाइडरमैन उसके पीछे आ रहा है, तो वो क्या करता है कि उसके मुंह में घुस जाता है। अब स्पाइडरमैन ओवरवेल्म होने की वजह से उसको रोक नहीं पाता, तो सैंडमैन उसका पेट फाड़ के बाहर निकल जाता है। नाउ यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि देखो ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन का अंत तो चलो कम से कम हुआ। जी नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली में ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन था ही नहीं, ये उस दुनिया के उस टाइम का रियल स्पाइडरमैन था जिसको सैंडमैन ने मार दिया। इट गेट्स डिप्रेसिंग, बहुत डिप्रेसिंग होती है भाई। इधर हमको एक दूसरे यूनिवर्स की कहानी दिखाते हैं। तो टोनी स्टार्क की एक बहुत ही पॉपुलर कॉमिक बुक सीरीज है डीमन इन ए बॉटल करके, जिसमें वो एक अल्कोहलिक हो जाता है और बहुत मुश्किल से रिकवर कर पाता है। इस यूनिवर्स में वो कभी रिकवर कर ही नहीं पाया। ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है एंड दे आर ऑल गोइंग क्रेजी। तो रोडी जो है वो अपना सूट वूट पहनता है। टोनी स्टार्क एक अच्छा काम ये करता है कि उसने एक दारू की बोतल के अंदर नैनाइट्स भरे हुए थे। वो नैनाइट्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। तो टोनी जो है उसका इस्तेमाल करके जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन पर अटैक करवा देता है। अब रोडी उसका आर्मर लेता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन इस यूनिवर्स में इसी टाइम पर मौजूद होता है जायंट मैन, जिसको टोनी स्टार्क की टेलीपोर्टिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हमको ये सारी कहानी एक वॉचर के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही होती है कि वॉचर जो है वो अलग अलग यूनिवर्सेस को देखता है, वहां पर ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो रहा है और कैसे वो फैलता जा रहा है।
लेकिन तभी वॉचर का जो सिटाडेल होता है ना, वहां पर जाइंट मैन अटैक कर देता है, मतलब हैंक पिम, और वो क्या करता है, वॉचर को ही खा लेता है। अब उसके पास वॉचर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए उसको काफी हाई एनर्जी की जरूरत है। तो वो पूरे मल्टीवर्स में इस पूरी चीज को तलाश करने लगता है, सो दैट ही कैन ट्रैवल टू डिफरेंट यूनिवर्सेस एंड फीड ऑन देम। लेकिन तभी वहां पर मल्टीवर्स के दूसरे सुपर हीरोज आते हैं, मतलब ऐसी अर्थ जहां पर इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक ने कुछ ना कुछ इफेक्ट डाला था, तो तब से वो इस आउटब्रेक का सामना कर रहे हैं। जैसे कि वो रोडी वाला आयरन मैन हो गया, हल्क हो गया, वोल्वरीन हो गया, तो ये सब लोग वहां पहुंचते हैं और इनसे फाइट करना शुरू करते हैं। अब तभी वहां पर जाइंट मैन जो है वो दूसरे ज़ॉम्बी सुपर हीरोज को बुला लेता है, तो इन सब की फाइट होती है। सेंट्री सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो वोल्वरीन उसको स्टैब कर देता है। अब वो जैसे ही उसको स्टैब करता है तो उसके अंदर से वो मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की जो पावर है वो बाहर निकलने लगती है। तो जाइंट मैन उसको उठाता है और एक ट्यूब में डाल देता है, कहता है मुझे इसी एनर्जी की तो जरूरत थी इस डिवाइस को पावर अप करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो उस पूरे डिवाइस को पावर अप कर पाता और मल्टीवर्स ट्रैवल करने का प्लान करता, ये लोग एक कैनिस्टर उसके सामने फेंकते हैं, जिसको खुलते ही उसके अंदर से सैंडमैन बाहर निकलता है। अब ये सैंडमैन जो है ये इन्फ्यूज्ड है टोनी स्टार्क के उन्हीं नैनाइट से। तो वो नैनाइट्स और सैंडमैन मिल करके जितने भी ज़ॉम्बीज हैं उनके अंदर घुसना शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं और इन ज़ॉम्बीज को निपटा देते हैं। अब पता चलता है कि वॉचर था ना जो जिसको जाइंट मैन ने खा लिया था, वो मरा नहीं है, क्योंकि ये लोग बॉडीज को त्याग चुके हैं और ये अपने कॉर्पोरियल फॉर्म्स में है, मतलब प्योर एनर्जी के बने। तो वो वॉचर आता है, कहता है ये सब चीजें तो मेरा प्लान थी, मैं बस यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरा नाम वॉचर है। अब सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो चुके हैं सिवाय एक के, वो इन्फेक्टेड सेंट्री। अब वॉचर कहता है कि इस पूरी चीज को कंटेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो वो क्या करता है कि सेंट्री को उठाता है और न्यूयॉर्क शहर में भेज देता है। तो हमको वो पहला सीन एक बार फिर से देखने को मिलता है, जहां पर वो न्यूयॉर्क के बादलों में से आकर के लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, सेंट्री आके गिरता है, एवेंजर्स उसको कन्फ्रंट करते हैं, वो सबको ज़ॉम्बी बनाता है। तो ये ना बेसिकली एक बहुत ही अजीब सा लूप है, मतलब वो है ना कि मुर्गी पहले आई या अंडा, तो ये कुछ वही वाला कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा लूप बन चुका है जो कि सेंट्री के थ्रू ही ऑपरेट हो रहा है। और अगर एक ज़ॉम्बी सेंट्री इस चीज को शुरू कर रहा है तो ज़ॉम्बी सेंट्री बना कैसे, इसका जवाब नहीं दिया गया। बेसिकली ये बस क्लोजर देने का एक तरीका था अगर तुम्हें मिला हो तो। लेकिन फिर 2019-20 के आसपास इन्होंने मार्वल ज़ॉम्बीज रिसरेक्शन शुरू करी, जो कि एक और ज़ॉम्बी स्टोरी लाइन है एक डिफरेंट यूनिवर्स में। इसका उस पुरानी स्टोरी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसकी शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि इल्यूमिनाटी को यह पता चलता है कि गैलेक्टस की डेड बॉडी है स्पेस में। ये सब लोग कैरल डैनवर्स के एक सिग्नल को फॉलो करते हुए इस डेड बॉडी तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो इनको समझ में आता है कि गैलेक्टस अंदर से पूरा खोखला है और उसकी बॉडी को एक ट्यूब सिस्टम की तरह यूज किया जा रहा था। वोल्वरीन को वहां पहुंचकर अंदाजा लगने लगता है, क्योंकि उसको स्मेल आती है। वो कहता है ये स्मेल मैंने पहले भी फील करी हुई है, हमारे साथ कोई और भी है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इस बात को थोड़ा बहुत और इन्वेस्टिगेट कर पाते, इन सबके सामने आती है कैरल डैनवर्स, जो पूरी तरह से ज़ॉम्बीफाइड है, लेकिन ये उतना ग्रोस नहीं है जितना 2004-5 वाले ज़ॉम्बीज में था। इसको देखते ही वोल्वरीन कहता है अरे हरामी तुम फिर से आ गए, और वो ये बोलकर अटैक करना शुरू ही करता है। इतने में कैरल डैनवर्स, क्री, स्क्रल्स, ग्लैडिएटर और दुनिया जमाने की जितने भी अदर स्पीशीज है ना जो दूसरे प्लैनेट्स पे होती है, उनका ज़ॉम्बीफाइड वर्जन लाकर इन पे अटैक करवा देती है। सिल्वर सर्फर वहां मौजूद है, जिसको देखकर जॉनी कहता है कि भाई तू ठीक तो है ना, सिल्वर सर्फर खुद ज़ॉम्बी बना हुआ है। तो वो जॉनी को काटता है। ये सब लोग एक एक करके ज़ॉम्बीज बनने लगते हैं। कैप्टन अमेरिका थॉर से कहता है कि देखो भाई तुम गए तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो एक्चुअली इस पूरी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। मिडगार्ड को अगर प्रोटेक्ट करना है तो यहां से निकलो। थॉर गैलेक्टस के बॉडी के अंदर से होते हुए उसके मुंह से बाहर निकलने लगता है। उसको ग्लैडिएटर मिलता है, वो भी इन्फेक्ट कर देता है। अब पीटर पार्कर, फ्रैंकलिन और वेलेरिया फैंटास्टिक फोर के जो बच्चे हैं उनको बेबी सिट कर रहा होता है। तभी उनको दिखता है कि आसमान में से एक बड़ा गैलेक्टस आके गिर रहा है और उसमें आ रहे कई सारे ज़ॉम्बीज। अगले दिन सुबह होते होते पूरा न्यूयॉर्क शहर, पूरी दुनिया ज़ॉम्बीफाई हो चुकी है। पीटर पार्कर अभी भी जैसे तैसे वलेरिया और फ्रैंकलिन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक तेजी से उड़ता हुआ जॉनी स्टॉर्म आता है और उनमें क्रैश कर जाता है। इसके बाद हमको दिखाते हैं कि पीटर जो है वो कई सालों बाद उठता है। उसके चेहरे पे दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है। उसके सामने एक छोटा मोटा सुपर हीरोज का रेजिस्टेंस ग्रुप है, जिसमें मूनस्टोन होती है, फ्रैंकलिन, वलेरिया और फोर्ज होता है। फोर्ज एक म्यूटेंट है जो कि टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है काफी अच्छी तरीके से। उसने एक गन बनाई है साइक्लॉप्स के सिर का इस्तेमाल करके, मतलब साइक्लॉप्स ज़ॉम्बी बन गया होगा तो उसने उस गन के सामने साइक्लॉप्स का वाइजर लगाया हुआ है, जिससे उसके ऑप्टिक ब्लास्ट को वो कंट्रोल करके फायर कर सकता है। तो ये सब लोग एक और सेफ हेवन ढूंढते हुए एक्सेवियर मैंशन पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद इनको बीस्ट मिलता है, जिसको एक पूरी कल्ट फॉलोइंग मिल चुकी है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज को पूजते हैं और उनको
ह्यूमन फ्लैश लाके देते हैं ताकि वो ज़ॉम्बीज इनको ना खाए। तो बीस्ट वो एक बड़ा ज़ॉम्बी होता है जिससे लोग फाइट करते हैं और बीस्ट ऑलमोस्ट इनके काम लगा ही देता है। वो फोर्ज को मार चुका होता है, मूनस्टोन की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वो फ्लर्किन, वो तुमको कैप्टन मार्वल की गूज याद है ना, तो वैसी ही एक और बिल्ली होती है जिसका नाम चुई होता है। वो अपना मुंह खोलती है और पूरे के पूरे बीस्ट को निगल लेती है, सिर्फ उसकी खोपड़ी बचती है। अब यहाँ पे हमको पता चलता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं ये एक्चुअली में इंडिविजुअल्स नहीं है, बल्कि एक हाइव माइंड की तरह ऑपरेट करते हैं। मतलब अगर बीस्ट को कोई चीज होती हुई दिख रही है तो वो बाकी सारे ज़ॉम्बीज भी देख सकते हैं। तो अगर ये लोग एक्सेवियर मैंशन में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि बाकी ज़ॉम्बीज भी आते ही होंगे। तो ये वहां से भागने की कोशिश करते हैं। अब फ्रैंकलिन और वलेरिया इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वो बाकी ज़ॉम्बीज और उस हाइव माइंड को ट्रैक कर सके, बिकॉज उनको अभी भी फेथ है कि वो अपने पेरेंट्स को बचा सकते हैं। ऑल्दो पीटर उनको कॉन्स्टेंटली ये बात समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि क्योर इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर कोई ज़ॉम्बी बनता है तो पहले वो वायरस उसको जान से मारता है, उसके मरने के बाद वो उसकी बॉडी को टेक ओवर करता है। तो अगर तुम उस वायरस को मार भी देते हो तो भी अंदर से तो वो इंसान मर ही चुका है ना, तो इट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू रिवाइव अ डेड बॉडी। लेकिन फिर भी चलो पीटर उसको कुछ बोलता नहीं है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हमको पता चल चुका है कि जो पूरा गैलेक्टस हाइव माइंड है ये एक्चुअली में है कहां पे। तो मूनस्टोन इनसे कहती है देखो मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। वो पीटर को छोड़ के निकल ही रही होती है कि तभी हमको पता चलता है वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो पीटर पे आकर के अटैक करने की कोशिश करती है। इतने में एंट्री होती है ब्लेड की। ब्लेड भाई आता है, कट 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 सब काट देता है। स्पाइडरमैन और ये दोनों बच्चे मिल करके एक दूसरी सिटी में पहुंचते हैं जिसको फैलिंग्स वॉल कहा गया है। ये पूरी जगह एक्चुअली रोबोट से बनी हुई है और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब रोबोट्स ही हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है कि जब ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो रहा था ना तो इंसानों को समझ में आ गया कि बच नहीं सकते, तो उन्होंने इंसानों की जगह रोबोट्स क्रिएट करे ताकि वो ज़ॉम्बीज का सामना कर पाए। अब क्योंकि इंसान बचे नहीं है तो रोबोट्स ने अपना खुद का एक पूरा ऐसा रीजन टाइप का बना लिया और उसी पर वो रहते हैं और वो इंसानों को पकड़ते हैं और उनके साथ कुछ करते हैं। वो क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम ये समझ लो कि जो स्टार्टिंग वाला सीन था ना, जब एवेंजर्स जो है वो गैलेक्टस की बॉडी में जाते हैं और पीटर जो है फ्रैंकलिन वलेरिया को बचाने की कोशिश करता है, उसके बाद से अभी तक काफी साल निकल चुके हैं, मतलब 4-5 साल से ज्यादा आई थिंक, क्योंकि वलेरिया बड़ी हो चुकी है। हालांकि फ्रैंकलिन की एज अभी भी सरप्राइजिंगली उतनी नहीं बड़ी है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आगे पता चलेगा। अब ये सब लोग फैलिंग्स वॉल पे पहुंचते हैं, वहां पर इनकी मुलाकात होती है विव से। विव एक्चुअली में विजन की बेटी है। शायद आगे जो विजन क्वेस्ट आने वाला है उसमें हमें इसके बारे में और भी पता चले, लेकिन ये समझ लो कि कॉमिक बुक यूनिवर्स में ये काफी अच्छे दोस्त होते हैं। तो जब विव को ये लोग मिलते हैं तो इनको समझ में आता है कि विव भी चेंज हो गई है और इसी में पनिशर भी मौजूद है जो एक पूरी तरह से रोबोट बन गया है। उससे पूछते हैं कि उसने कैसे किया, तो उसने कहा ट्रांसमोड वायरस करके एक चीज है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को पूरा मशीनरी में कन्वर्ट कर देती है और उसने उस वायरस को विलिंगली लिया है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसको मार ना सके और अब वो एक पूरा का पूरा साइबॉग है। ये सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर हल्क परिवार अटैक कर देता है। हल्क से मेरा मतलब है रेड हल्क, ग्रीन हल्क, शी हल्क और भी जितने तुम हल्क्स को है, वो स्कार उसका बेटा, ये सब लोग वहां पर आते हैं ज़ॉम्बीफाइड वर्जन, और जितने भी रोबोट्स होते हैं उनको फाड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे करके ब्लेड, स्पाइडरमैन और वो दोनों बच्चे एक सेंटिनल जो इनके साथ शुरू से थी उस पर बैठ के निकलते हैं। लेकिन इसमें विजन की बेटी विव अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है, ये बोलकर कि अगर ये बच्चे सच में इस पूरी चीज को बचा सकते हैं तो तुम उसकी आखिरी होप हो। वो उसको अपने वेब शूटर्स देती है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है हल्क को रोकने के लिए। अब ये सब लोग उस रेडिएशन एनर्जी सिग्नेचर को ट्रेस करते हुए पहुंचते हैं एटलांटिस में, जहां पर पहले तो इनके ऊपर नेमोर की पार्टी अटैक करती है, उससे बच के लोग निकलते हैं और अंडरग्राउंड पहुंचते हैं। तो वहां पर इनको मिलता है वोल्वरीन। याद करो वो सीन जब स्टार्टिंग में वोल्वरीन गैलेक्टस की बॉडी के अंदर था और ऐसे सूंघने की कोशिश कर रहा था। ये वोल्वरीन उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। हालांकि ज़ॉम्बी नहीं बना है, लेकिन ना इसको ऐसे बांध के रखा हुआ है और इतनी बार इसको खाया गया है और ना इसके हीलिंग फैक्टर को इसी के अगेंस्ट में यूज किया है। मतलब इसको बार बार खाते थे क्योंकि ये ज़ॉम्बी नहीं बन सकता और हील करता जाता था, तो इसको खाते ही जा रहे थे तब तक जब तक इसका हीलिंग फैक्टर बंद नहीं हो गया। मतलब म्यूटेंट्स की एबिलिटीज की भी एक लिमिट होती है, तो वोल्वरीन की वो पूरी तरह से पुश हो चुकी है टू दैट पॉइंट कि जब उसकी आंखों को खाया गया तो वो दोबारा हील ही नहीं हो पाई। तो वोल्वरीन को बांधा हुआ रहता है, वहां से निकालते हैं, तभी वहां पर मैजिक की एंट्री होती है। मैजिक मार्वल कॉमिक बुक्स में एक सुपर हीरो है जो शायद हमें एमसीयू में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, जो कि क्वाइट लिटरली मैजिक कर सकती है। इसके बैक स्टोरी में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो कि वो एक पोर्टल खोलती है और इन सब लोगों को लिम्बो नाम की एक जगह पे पहुंचा देती है। लिम्बो एक्चुअली में अर्थ और दूसरे डायमेंशंस के बीच में एग्जिस्ट करने वाली एक ब्लैंक स्पेस है जो बहुत हद तक हेल जैसी फील होती है।
तुमने नाइट क्रॉलर को देखा ना, तो जब भी वो टेलीपोर्ट करता है वो गायब नहीं होता, वो पहले अपने आप को लिम्बो में लेके जाता है और फिर लिम्बो से दूसरी जगह पहुंचता है। तो ये वही है। एंड तब हमको ये चीज बताई जाती है कि ये जितने भी ज़ॉम्बीज हैं ये एक्चुअली में ज़ॉम्बीज नहीं है, बल्कि ये ब्रूड्स हैं। ये बात वुल्वरीन बताता है। तुमको अगर याद हो तो स्टार्टिंग से वुल्वरीन बोल रहा था कि मैंने तुमको स्मेल किया हुआ है, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तो ब्रूड्स एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक ऐसी एलियन स्पीशी है जो कि पैरासाइट्स हैं। तुम ऐसे समझो कि ये किसी पे लैच ऑन करते हैं और फिर उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इस यूनिवर्स में गैलेक्टस को टेक ओवर करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपने अंडे दे देते हैं, जिस वजह से उसका जो पावर कॉस्मिक था ना, उससे पावर अप होके ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। मतलब जो उसका पावर कॉस्मिक होता है वो इसका हंगर कॉस्मिक बन जाता है। तो मतलब टेक्निकली ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि पैरासाइट्स हैं, और जिन पर भी अभी फीड कर चुके हैं ना, तो वो भी मर ही चुके। मतलब तुम ज़ॉम्बी समझ लो, लेकिन थोड़े से डिफरेंट, उतने ज्यादा ग्रोस नहीं। और तब इनको पता चलता है कि वो गैलेक्टस की बॉडी और उसका पूरा हाइव माइंड एक्चुअली में इन लोगों ने लिम्बो में छुपा के रखा हुआ है, जहां पर पूरे के पूरे ज़ॉम्बीफाइड सुपर हीरोज है। यहां पहुंचने के बाद इनको सूजन मिलती है, रीड मिलता है। ये लोग एक्चुअली फ्रैंकलिन के पीछे लगे हुए हैं। तो सूजन अपने बच्चों के पास आती है। बच्चों को अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अपने माँ बाप से अगर बात करेंगे या फिर कोई क्योर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो शायद वो लोग ठीक हो जाए। लेकिन वो क्या करती है कि वो सीधे फ्रैंकलिन को बाइट करती है, और ये एक्चुअली में काफी शॉकिंग था। ऑल दो ज़ॉम्बी से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन जिस तरह का इसको बिल्डअप दिया था ना, तो यू स्टार्ट टू बिलीव कि नहीं यार बच्चे है। लेकिन जैसे ही वो उसको बाइट करती है ना, हमको पता चलता है कि वो फ्रैंकलिन एक्चुअली में एक रोबोट है। और तब हमको इसके पीछे की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि जब स्पाइडरमैन स्टार्टिंग में इनको बचा रहा था ना, तब एक्चुअली में सूजन और बाकी फैंटास्टिक फोर स्पाइडरमैन को ढूंढ निकालते हैं, और वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को तभी काट लेते हैं। स्पाइडरमैन जैसे तैसे वहां से बच के बाहर निकलता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी जो थोड़े बहुत सुपर हीरोज थे ना, उनके पास जाकर के मदद मांगता है कि दोनों मर रहे हैं, इनको बचा लो या ज़ॉम्बी बन जाएंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज और बाकी सुपर हीरोज कुछ नहीं कर सकते। वहां पर एक रोबोट होता है जिसका नाम वॉरलॉक था। वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। वो क्या करता है कि फ्रैंकलिन की एक रोबोटिक बॉडी को क्रिएट करता है और उसकी पूरी कॉन्शियसनेस को उस बॉडी में ट्रांसफर कर देता है, सो दैट फ्रैंकलिन कभी मरा ही नहीं। मतलब उसको इस बात का पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने आप को ह्यूमन समझता था। लेकिन जैसे ये चीज होती है, फ्रैंकलिन और वलेरिया दोनों को रियलाइजेशन हो जाता है कि उनके माँ बाप अब बच नहीं सकते। वो सब लोग आपस में फाइट करते हैं। फ्रैंकलिन ऑल दो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता बिकॉज बॉडी चेंज हो चुकी है, तो क्या करता है कि मैजिक की तलवार यूज करता है, सिल्वर सर्फर को बीच में से काट देता है। मतलब काफी बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस है और फ्रैंकलिन को काफी मासी मोमेंट भी दिया हुआ है। अब जब ये सब लोग वहां से भाग के निकल रहे होते हैं तो गैलेक्टस की बॉडी के अंदर मौजूद है। तो वेलेरिया कहती है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसके पास गैम्बिट का एक बड़ा सा हाथ था। मतलब गैम्बिट तुम्हें पता होगा कि वो काइनेटिक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है, तो वो कॉन्स्टेंटली अपने हाथ के अंदर उस एनर्जी को स्टोर करवा रही थी। और वो क्या करती है कि गैलेक्टस की बॉडी पे उस हाथ का इस्तेमाल करती है और पूरी बॉडी को एक्सप्लोड करवा देती है। ये सारे के सारे सुपर हीरोज, क्योंकि फ्रैंकलिन के पास वो मैजिक की सोर्ड थी ना, तो उसके थ्रू पोर्टल्स खोलते हैं और वहां से बच के निकल जाते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज जो थे वो खत्म हो जाते हैं। तो हमको दिखाया जाता है कि सारे सुपर हीरोज बच के अर्थ पे आ चुके हैं। एक्सेवियर मैंशन को दोबारा से रीस्टार्ट करने का वुल्वरीन प्लान कर रहा है। पीटर भी अब थोड़ा सा रिटायर टाइप हो चुका है उन बच्चों के साथ में मिल करके। मतलब ठीक है, अब सब शांति की जिंदगी चल रही है। और हमको आखिरी में रिवील किया जाता है कि जो ब्रूड्स होते हैं ना, उनकी एक क्वीन होती है और क्वीन अभी तक जिंदा है। उस क्वीन के बारे में हमको कुछ भी दिखाया नहीं गया, लेकिन ऐसा हिंट किया है कि वो कैरल डैनवर्स जो स्टार्टिंग में दिखाई थी ना, वही ब्रूड क्वीन थी और वो जिंदा है। तो आगे जाकर कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो भी है, इसके आगे की कहानी पता नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बस तुमको यही बता रहा था कि ये मार्वल में ज़ॉम्बीज का पूरा कॉन्सेप्ट है और जो हमको व्हाट इफ के शो में दिखाया जाएगा वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है क्या नहीं, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया। तुम्हें पसंद आया तो लाइक करना। मैं मिलता हूँ अगले वाले में।